बच्चों, आज हम अगला चैप्टर प्रत्यक्षवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉन्त ने दी है। वह समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे। एक विशिष्ट एवं पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक अगस्त कॉन्त को जाता है, जिन्होंने 1838 में समाज के इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या अगस्त कॉन्त के पहले समाज का व्यवस्थित अध्ययन किसी के द्वारा नहीं किया गया? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में ये कहा जा सकता है कि अगस्त कॉन्त से पूर्व भी अनेक विद्वानों ने समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयत्न किया, किंतु एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र अस्तित्व में नहीं आ सका। समाज के अध्ययन की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव का सामाजिक जीवन। मानव ने प्रारंभ से ही अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा रखी। उसे समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इन समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक प्रयत्न भी करने पड़े हैं। इन सब प्रयत्नों के दौरान विभिन्न व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया भी हुई, सामाजिक संबंध भी बने, अनेक समूह अस्तित्व में भी आए। साथ ही सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए जनरीतियाँ, प्रथाओं और रूढ़ियों का विकास भी हुआ। उस समय सरल प्रकार के समाज पाए जाते थे, किंतु उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समय पर अनेक विचारकों ने चिंतन अवश्य किया है। समाज और उनसे संबंधित समस्याओं के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। स्पष्ट है कि आरंभ से ही व्यक्ति अपने विशिष्ट समाज को समझने का प्रयत्न करता रहा है। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 19वीं सदी में यूरोप में हुई और इसका श्रेय अगस्त कॉन्त को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। पहले आपने इसका नाम सामाजिक भौतिक शास्त्र रखा और बाद में उसे बदलकर उन्होंने समाजशास्त्र नाम रखा। इसीलिए अगस्त कॉन्त को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। वह समाजशास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे जो समाज और सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन करता हो। दूसरे शब्दों में कॉन्त ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यहाँ पे हम प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रारंभ करते हैं कि समाजशास्त्र के संस्थापकों का विश्वास था कि मानव और समाज का अध्ययन उन्हीं सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में, जैसे रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र आदि में किया जाता है। इस पद्धति या उपागम को प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। अगस्त कॉन्त की मान्यता थी कि यदि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को काम में लिया जाए तो समाज का सकारात्मक विज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। आपकी मान्यता थी कि समाज के उद्विकास को भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार को कारण एवं प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है, उसी प्रकार मानव के व्यवहार को भी कारण एवं प्रभाव अर्थात कार्य कारण संबंध के आधार पर समझा जा सकता है। मनुष्य का व्यवहार पदार्थ के व्यवहार के समान वैश्विकता के साथ मापा जा सकता है। जिस प्रकार पदार्थ के व्यवहार को वजन, तापमान, दबाव आदि के आधार पर मापा जा सकता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार को मापने के लिए
वैश्विक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार करने के लिए माप आदि आवश्यक होते हैं। प्रत्यक्षवाद का अर्थ। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी उपागम उस व्यवहार पर विशेष बल देता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सकते हैं, अर्थात जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इस उपागम के अनुसार जिन कारकों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं किया जा सके, जैसे अर्थ, भावनाएं, उद्देश्य आदि महत्वपूर्ण नहीं हैं और ये भ्रम उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर अपन लें कि समाज के अधिकांश प्रौढ़ सदस्य विवाह करके बच्चे पैदा करते हैं, तो इन तथ्यों को अवलोकित किया और मापा भी जा सकता है, अतः ये विश्वसनीय तथ्य निर्मित करते हैं। विवाह से संबंधित गतिविधियों को समाज के सदस्य क्या क्या अर्थ देते हैं और किन किन उद्देश्यों से विवाह और बच्चे पैदा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इन्हें अवलोकित नहीं किया जा सकता। यदि इन अर्थों, भावनाओं और उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाए तो व्यवहार के वास्तविक कारण को समझना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि उसने विवाह इसलिए किया है कि वह अकेला है। दूसरा मानता है कि किसी से प्रेम हो जाने के कारण उसने विवाह किया है। तीसरा मानता है कि उसने विवाह इसलिए किया है कि विवाह किया ही जाना चाहिए। इस तरीके से सभी के व्यवहार के पीछे अलग अलग उद्देश्य हैं। इन अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर कार्य कारण संबंध की स्थापना की जा सकती है और उस सिद्धांत का निर्माण भी किया जा सकता है। प्रत्यक्षवादियों की स्पष्ट मान्यता है कि मानव व्यवहार का एक विज्ञान संभव है और समाजशास्त्र का भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र के समान वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अगस्त कॉम्ट की स्पष्ट मान्यता रही है कि सामाजिक जगत का व्यवहार उन्हीं नियमों के आधार पर निर्देशित होता है जिनके आधार पर प्राकृतिक जगत का व्यवहार निर्देशित होता है। हालांकि कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक माना जाता है। प्रत्यक्षवाद के आधार पर कॉम्ट ने अनेक अवधारणाओं को जन्म दिया, किंतु उन्होंने कहीं भी प्रत्यक्षवाद की सुनिश्चित और स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। उनकी जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है उसका उल्लेख उनकी 2 पुस्तकों में मिलता है, या कहें कि 2 रचनाओं में उन्होंने इस अवधारणा का उल्लेख किया है। पहली रचना है पॉजिटिव फिलॉसफी और दूसरी रचना है पॉजिटिव पॉलिटी। एक परिभाषा में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय वैज्ञानिक बताया है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का एक ही अर्थ है, अतः जो वैज्ञानिक है वही प्रत्यक्षवादी भी है। कॉम्ट के अनुसार यदि हमें प्रकृति एवं ब्रह्मांड की घटनाओं को समझना है तो उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि के आधार पर करनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता और घटनाओं की व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए रेमंड एरन लिखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। संक्षिप्त में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है और यह एक वैज्ञानिक
प्रणाली है। बच्चों, अगला बिंदु है कॉन्त के प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं। उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। इस बिंदु में हम लिखेंगे कि कॉन्त का मत है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति अर्थात घटनाओं के अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं बल्कि सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। अगला बिंदु है अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती और न ही उन्हें धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक आधार पर समझा जाता है, बल्कि इसमें पहले घटनाओं का अवलोकन एवं परीक्षण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनके बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरी विशेषता है तार्किक व्याख्या पर बल। कॉम्त ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रिया को अधिक महत्व दिया है। इसमें मानव मस्तिष्क एवं तर्क की विस्तृत व्याख्या की गई है और यह पद्धति मूलतः तर्क पर आश्रित है। कॉम्त मानते हैं कि प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत होगा। धर्म और धार्मिक विश्वासों का आधार भी कॉन्त बौद्धिक क्रिया को ही मानते हैं। मानव प्रगति के लिए वे बौद्धिक उन्नति को आवश्यक मानते हैं, जिसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद द्वारा ही संभव है। चौथा बिंदु है सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन। कॉम्त ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना भी प्रस्तुत की है। उन्होंने 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज का संगठन भी किया। प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों, विशेषतः यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से उन्नति करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष निर्देशनों और शिक्षा पर बल दिया गया। प्रत्यक्षवादी समाज में भय, असुरक्षा और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। इनके स्थान पर प्रेम, सद्भावना एवं सहयोग का साम्राज्य होगा। नेक्स्ट बिंदु है प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म। कॉम्त का प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान ही नहीं है बल्कि एक मानवतावादी धर्म भी है। प्रत्यक्षवाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपना उद्देश्य मानता है। वे कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना संभव है और वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक एवं नैतिक एकता को उत्पन्न करने में सहायक है, जिससे मानव कल्याण संभव है। नेक्स्ट है ज्ञान से संबद्ध। प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से भी है, अज्ञात और अप्रत्यक्ष से नहीं। इसमें ऐसी किसी घटना का अध्ययन नहीं किया जाता जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्ति की खोज इसका उद्देश्य नहीं होती है। यह तो वास्तव में निरीक्षण योग्य घटनाओं के अध्ययन से ही संबद्ध है। सातवां बिंदु है धर्म एवं विज्ञान का समन्वय। ये कॉम्त का जो प्रत्यक्षवाद है धर्म और विज्ञान का सम्मिश्रण है या समन्वय है। कॉम्त विज्ञान को साध्य नहीं बल्कि अध्ययन एवं प्रगति का एक साधन मानते हैं। उसके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान तथा जन कल्याण में
वृद्धि करना होता है। एक धर्म के रूप में मानवतावाद भी जन कल्याण में वृद्धि चाहता है। इस प्रकार कॉम्त प्रत्यक्षवाद में धर्म और विज्ञान में संघर्ष नहीं बल्कि दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक है वह है प्रत्यक्षवाद के प्रमुख विभाग। कॉम्त ने प्रत्यक्षवाद को 3 विभागों में विभाजित किया है। पहला है विज्ञानों का दर्शन, दूसरा है वैज्ञानिक धर्म और नीति, और तीसरा है प्रत्यक्षवादी राजनीति। सबसे पहला बिंदु है विज्ञानों का दर्शन। इसके अंतर्गत प्रत्यक्षवादी विभाग मानव मात्र को लोक कल्याण एवं समाज सुधार हेतु मानवीय प्रयत्नों तथा परिश्रम के प्रति जागरूकता का संदेश देता है। यह विभाग यह मानकर चलता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। दूसरा विभाग है वैज्ञानिक धर्म एवं नीति। प्रत्यक्षवादी धर्म मानवता का धर्म है, इसलिए इसका संबंध किसी अलौकिक या देवीय सत्ता से नहीं है। प्रत्यक्षवादी धर्म में नैतिक नियमों का समावेश होता है, जिसमें परमार्थ और दूसरों की सेवा के लिए अधिकाधिक योग्य बनने के लिए शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों का विकास करने पर बल दिया जाता है। तीसरा और अंतिम विभाग है प्रत्यक्षवादी राजनीति। कॉम्त की प्रत्यक्षवादी राजनीति का मूल उद्देश्य युद्ध की आशंका को निर्मूल कर यूरोप के सभी राज्यों को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना है। अतः अंत में हम यही कह सकते हैं कि कॉम्त का जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है या अवधारणा है वह एक विज्ञान, एक धर्म एवं एक राजनीति के रूप में स्वीकार की गई है। धन्यवाद।